रशीद। इस प्रोग्राम में 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। हमारे स्टूडियो की घड़ियां 8:36 बता रही हैं और इस 1.5 घंटे में आप न सिर्फ हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं, तज्जिया और तबसरा होता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपके सामने रखते हैं। अपने नुमाइंदों को भी अलग अलग जगहों से प्रोग्राम में जगह देते हैं। उस पर आप न सिर्फ देखकर तासुरात या फिर अपना रद्द-ए-अमल या राय रखते हैं, साथ साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें ज्वाइन करते हैं। वहां पर भी आपका फीडबैक हमें साथ साथ मौसूल होता रहता है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। दिसंबर की आज 23 तारीख है। साल 2023 का आखिरी एक हफ्ता हमारे पास बचा है और कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं सियासत के एतबार से, सलामती के एतबार से, और जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ बड़े फैसले, मरकजी हुकूमत की तरफ से कवानीन में तब्दीली और ज़मीनी सतह पर इनका इतलाक़ कैसे यकीनी बनाया जाए, इसके लिए भी कोशिशें यूनियन टेरिटरीज तक शुरू हो गई हैं। ऐसे सारे मौज़ूआत आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। बात उस ऑपरेशन की भी होगी जिसका आज तीसरा दिन है और अब से थोड़ी देर पहले एक बार फिर से कल की तरह सर्च ऑपरेशन मजीद तेज किया गया है, इंटेंसिफाई किया गया है। आसपास कुछ और भी डिटेल्स जो हैं वो मिल रही हैं, उस पर भी तस्दीक क्या हो पाई है या नहीं, मुकम्मल खबर आपके सामने रखेंगे। अपने नुमाइंदों को शामिल करेंगे। कुछ एक जगहों पर इंटरनेट बंद होने की भी इतलात हैं, क्या वो कंफर्मेशन हुई है या नहीं, इस पर बात आपके सामने आज रखेंगे। और साथ साथ बात आज ज़रा वालिदैन की भी होगी जिनके लिए अच्छी खबरें हैं, ख़ास तौर से उन वालिदैन के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे कि सरकारी स्कूलों में जो दाखिला फ़ीस है या जो गैर सरकारी स्कूल है, निजी इदारे जिनको आप कहते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक एक बड़ा और अहम तरीन फैसला लिया गया। ये उस वक्त हुआ जब मुसलसल हम आपको बता रहे थे कि अपने ही ऑर्डर्स पर अमल करने में नाकाम साबित हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया, और कल भी इस तरह की एक खबर आपके सामने रखी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बड़ा दावा, बयान, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक कुछ और आदादोशुमार और सरमा के दौरान कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के अंदर तैयारियां क्या हैं, कुछ सड़कें बंद होने की इतलात, उस पर भी कंफर्मेशन थोड़ी देर में करेंगे, अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। लेकिन साथ साथ आज बात इस सरमा के दौरान जिस पर एक तरह से सियाहती शोबे से सबसे ज्यादा वाबस्ता जो लोग हैं वो इन्हिसार करते हैं, वो है जो हमारा एयर टिकटिंग का मसला एक बना हर सरमा में बनता है, और फिजाई सर्विसेज सही हैं या ठीक हैं, इस पर भी आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। और पिछले 1 साल में या 1.5 साल के दौरान क्या पेशरफ्त हुई, आज के प्रोग्राम के सारे मौज़ूआत हैं। एक एक करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी बात भी सुनेंगे और ये खबरें भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा और आप सब जानते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक कुछ एक चीजें आपके सामने रखते हैं और आंख को पलटते हैं। तो आज दिसंबर की 23 तारीख है, हफ्ता है या सैटरडे कह लीजिए, और आज की तारीख क्या बताती है। सबसे पहले प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने चंद देखिए। साल 1926 था, तारीख दिसंबर 22 बल्कि 23 की थी जब आर्य समाज के मुहिमजो और स्कॉलर स्वामी श्रद्धानंद का कत्ल किया गया। आज उनकी बरसी है। आर्य समाज से जुड़े लोग पूरे मुल्क के अंदर तकरीबात का एहतमाम करते हैं। 1902 में मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और किसान रहनुमा चौधरी चरण सिंह, जिनकी पैदाइश आज के दिन हुई। इसके अलावा 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह 100 बरस कबल आज ही के दिन हुआ। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 23 दिसंबर 1922 ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी ने रेडियो पर रोजाना खबरें नश्र करने का फैसला जो किया था, उसके मुताबिक काम आज के दिन शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1922 को बीबीसी ने अपना रोजाना बुनियादों पर जो न्यूज बुलेटिन था वो रेडियो के जरिए नश्र करने का हतमी फैसला आज के दिन किया। साल 1969 था, तारीख 23 दिसंबर की थी जब चांद से लाए गए पत्थरों की को नुमाइश के लिए रखा गया। ये डेवलपमेंट आज के दिन हुई और मुहक्किकीन का इसमें सबसे बड़ा किरदार था। 1968 में मुल्क के पहले मौसमियाती रॉकेट मेंका का कामयाब लॉन्चिंग का तजुर्बा जो था वो आज के दिन हुआ। कामयाब लॉन्चिंग हुई 1968 दिसंबर 23। आज ही के दिन 15 बरस कबल 2008 में वर्ल्ड बैंक ने सॉफ्टवेयर कंपनी सत्यम पर पाबंदी लगा दी। फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज का इल्जाम लगा और नुकसान पहुंचाने का बड़े इदारे को इल्जाम सत्यम कंपनी पर, और पाबंदी आज के दिन लगाई। 2019 में सऊदी अरब के सहाफी जमाल खाशकजी के कत्ल में 5 अफराद को सजाए मौत आज के दिन सुनाई गई। हालांकि उनका कत्ल मुल्क से बाहर हुआ, लेकिन जो लोग पकड़े गए उनके कत्ल में मुलव्विस 5 अफराद को सजाए मौत आज के दिन 23 दिसंबर 2019 में 4 बरस कबल सुनाई गई। वो अलग बात है कि इल्जामात जो हैं वो सऊदी शाह सलमान पर भी लगे।
कि उनकी मुखालफत करने वाले या उनके बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले उनके राजदार जमाल खाशकजी, जो शायद कई बड़े खुलासे आने वाले वक्तों में कर सकते थे या करने की तैयारी में थे, अचानक से इनकी मौत की खबर आती है और उसके बाद तहकीकात सऊदी अरब के अंदर भी और सऊदी अरब के बाहर भी शुरू हुए। बहरहाल जो 5 लोग थे उनको आज के दिन सहाफी के कत्ल के केस में सजाए मौत सुना दी गई। ये 2019 का वाक़या था। ये कुल मिलाकर सारे इंसिडेंट्स अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आपके सामने रखे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सैयद तजम्मुल श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और सबसे पहली खबर जरा गुफ्तगू करेंगे आज उस मौजू पर जो सलामती से जुड़ा है या उस ऑपरेशन की बात जो आज तीसरे दिन में दाखिल हो चुका है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक आज ये ऑपरेशन, जिसको आप पुंछ ऑपरेशन भी कहते हैं, वो तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। तो बड़ी खबर से आगाज करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की 48 राष्ट्रीय राइफल्स जो उस इलाके के अंदर, जो एक तरह से जंगलात से घिरा हुआ इलाका है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक इलाकों में से एक इलाका सिक्योरिटी के एतबार से भी, और मिल्टन 2 की मूवमेंट के बाद इस इलाके के अंदर कई बार हमने ऑपरेशंस भी देखे। और इस वक्त खबर यह है कि इस इलाके के अंदर इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड करनी पड़ी हैं और ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक कुछ लोग जो पूछगछ के लिए लिए गए थे, जिनमें से 2 से 3 लोगों की जो पुरअसरार मौत की खबर आ रही थी, उस पर हमें इंतजार फौज और पुलिस के बयान का भी है। उसके बाद शायद बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकेंगी, लेकिन ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। तीसरा दिन आज है और बड़ी डेवलपमेंट जो इस वक्त हो रही है, जहां पर एक तरफ ग्राउंड इन्विजन इंटेंसिफाई किया गया है, वहीं इंतजामिया के, चाहे वो पुलिस के इदारे से मुंसलिक अफराद हों या फिर सिविल इंतजामिया से जुड़े लोग हों, जिनमें सूबाई कमिश्नर हैं, जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ हैं, SDM हैं, तहसीलदार हैं, मकामी सतह पर काम करने वाले लोग हैं, तमाम लोग अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो इस पूरे इलाके के अंदर जो सूरत हाल है उस पर नजर रखे हुए हैं। और खबर यह भी मिल रही है कि कुछ लोगों को, जहां चूंकि कल ही NIA पहुंची थी, तहकीकात का आगाज किया गया था, लेकिन साथ साथ जब NIA की टीम वहां पहुंची तो उस वक्त बफलियाज के कुछ शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया था। बल्कि जब डिटेन हुए तो उनसे सवाल जवाब का सिलसिला चला और बफलियाज से इस वक्त खबर यह है कि पुरअसरार तौर पर 3 लोगों की मौत हुई है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि, ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है। वो तस्वीरें हैं जब उनको बफलियाज के इस इलाके से फौज या जम्मू कश्मीर पुलिस इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, उस वक्त इनको साथ लिया गया। और इस खबर के फैलते ही जरूर कशीदगी कुछ एक हिस्सों में है, मगर हालात पुरअमन है, इस तरह की सूरत हाल है। और ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक इस पूरे इलाके में जब तीसरे दिन में ऑपरेशन चल रहा है, कल शाम तक वक्फे से कुछ एक हिस्सों में जंगलात के जो अंदर वाले हिस्से हैं, रुक रुक कर फायरिंग की भी इतलात मौसूल हो रही थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि तीसरा दिन आज जहां एक तरफ ऑपरेशन चलेगा तो इंतजामिया के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि पुरअसरार हालत में 3 लोगों की मौत के बाद तहकीकाती एजेंसियों ने भी इसके साथ मिलकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तहकीकाती अमल शुरू हो गया है। गांव जहां से तीनों का ताल्लुक है, कहा जा रहा है कि वो DKG बफलियाज जंगलाती इलाके के करीब वाक़ा है, जहां मिल्टन 2 की तरफ से जुमेरात को, आपको याद होगा, दोपहर के 3:30 से 3:45 का वक्त था जब घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें 5 फौजी जवानों की जानें चली गई थी, जबकि 2 दीगर जख्मी हुए। इससे पहले जुमे को भी फौज ने, यानी कल का जो दिन गुजरा है, हमले की तहकीकात के सिलसिले में 9 अफराद को हिरासत में लिया था और बाद में कहा गया कि तकरीबन ये 20 तक तादाद पहुंच गई। और सरकारी ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक टोपा पीर गांव के 3 मकामी अफराद की मौत हुई है और इनकी मौत पुरअसरार हालत में हुई है, जिसकी तहकीकात भी शुरू की गई हैं। और सूरत हाल पर DGP जम्मू कश्मीर RS स्वेन, EDGP जम्मू सूबा और इसके अलावा दीगर जो पुलिस और आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर सूरत हाल की निगरानी भी कर रहे हैं, सिचुएशन को देख भी रहे हैं और किसी भी तरीके से हालात ख़राब ना हो, कोई शरारत करने की कोशिश ना करे, उस चीज़ पर भी नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा इलाके के अंदर ऑपरेशन के चलते इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो आर्जी तौर मुअत्तल कर दी गई हैं। इस तरह की खबरें हैं कुछ एक इलाकों में जहां पर इंटरनेट स्पीड काफ़ी कम है। यही वजह है कि हम अपने नुमाइंदों को भी बराह रास्त इस प्रोग्राम में जोड़ नहीं सके हैं, लेकिन पूरी खबर आप तक पहुंचे, अपडेट आप तक पहुंचे, मुकम्मल तफसीलात इस ऑपरेशन के हवाले से जो 2 दिन से आप तक पहुंच रही हैं वो पहुंचती रहें, इस पर जरा आपको मुकम्मल तफसीलात पहले फराहम करते हैं। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। सनी शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सनी, पहले तो ये कंफर्म कीजिएगा कि ये जो ऑपरेशन है वो तीसरे दिन में दाखिल हो गया, क्या इस वक्त एक्टिविटीज चल रही हैं इस पूरे इलाके के अंदर? जी बिल्कुल आसिफ, अगर आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है इस ऑपरेशन का और तीसरे दिन भी
बड़े पैमाने पर पूरे जंगल में जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और देखा ये भी जा रहा है कि आज सुबह सुबह ड्रोन का सहारा जो है इन जंगलों पर जो है वो लिया जा रहा है। कल भी हमने देखा था कि ड्रोन के अलावा हेलीकॉप्टर से भी इस जंगल पर जो है वो नजर रखी जा रही थी। और आज सुबह सुबह देखा जा रहा है कि 2 से 3 ड्रोन जो हैं लगातार इस जंगल पर जो है वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बीती रात देखा गया है कि कुछ और गोलियों की आवाज जो है इस जंगल में से सुनाई दी थी, उसके बाद चौकसी और भी ज्यादा तेज कर दी गई थी। निचले हिस्से हों, रास्ते जितने भी हों, उन पर चौकसी बढ़ा दी गई थी। और देखा यह भी जा रहा है कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया। ये जो एक चेकिंग का सिलसिला या कार्रवाई जब एक तरफ हो रही थी बफलियाज में, पुंछ के अंदर इस वक्त कहा जा रहा था कि वहां पर भी कुछ एक हिस्सों में जो एलओसी के आसपास हैं, शहर के साथ टकराने वाले एरियाज हैं, और जो पुंछ सेक्टर का नॉर्दर्न बेल्ट है वो पूरा बिल्कुल शहर से कोई ज्यादा दूर है भी नहीं, 7-8 किलोमीटर का ही ये डिस्टेंस आता है। तो वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसकी एक तो तस्दीक कीजिएगा, पुष्टि करें। और दूसरी बात ये कि ये जो गाड़ियां बंद होने की सुरनकोट वाले इस पूरे बेल्ट में या फिर ट्रैफिक को रोकने की इतलात मौसूल हुई हैं, फिर इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड की गई हैं, इसके पीछे की कोई वजह मालूम हो सकी अभी तक सनी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पुंछ के जितना भी बॉर्डर का इलाका है वहां पर चौकसी और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। जगह जगह पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। आने जाने वाहनों को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट इस समय चल रहा है, पर इंटरनेट को जो है वो स्लो कर दिया गया है। कोई भी चीज सेंड नहीं हो रही है। अगर सुरनकोट की बात करें तो सुरनकोट इलाके में गाड़ियों को जरूर बंद किया गया था, पर अब गाड़ियों को जो है वो खोल दिया गया है। इस तरह की कोई भी खबर जो है वो सुरनकोट इलाके से जो है वो नजर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी। आकाश मलिक के पास भी चलेंगे, हमारे साथ आकाश इस वक्त ज्वाइन किया। आकाश, पहले तो ये अपडेट करें, ये जो 3 लोगों की पुरस्कार मौत की इतलात हैं, इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या हुआ है? जिन लोगों से पूछताछ हो रही थी, क्या उनमें से कोई था, या फिर कुछ कह रहे थे कि एनकाउंटर साइट पर लाशें बरामद हुई हैं? क्या जानकारी आपके पास है? जी आसिफ, अभी तक इस पे जो है ऑफिशियल बयान कोई सामने नहीं है। सोर्सेज के हवाले से ये खबर जरूर आ रही है कि वहां पे जो है 3 मिस्ट्री जो है सिविल्स की मिली हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, इस पूरे इलाके में पहले तो स्पॉट की बात करूं जहां इनकाउंटर होता था उस साइड की, इस वक्त भी पूरे इलाके को मात्रा में उसी इलाके को जो सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। उसके साथ साथ सुरनकोट बफलियाज रोड जो मिर्जा मोड़ से बफलियाज की ओर जा रही है, सारी गाड़ियां जो है बाया फजलाबाद, अगर किसी को मुगल रोड जाना वो बाया फजलाबाद जा रही है। तो इस वक्त पूरे इलाके में जो है सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। और इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट जो है बिल्कुल जो है स्पीड लो कर दी गई है। जी आसिफ, ये जो कुछ लोगों की हमारे पास जानकारी है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है। 3 नाम जो अभी तक आए थे कि वैसे तो 12 से 13 लोग हैं, और अभी तक की जानकारी के मुताबिक महफूज हुसैन 43 साल के आसपास उम्र है, मोहम्मद शौकत 27 साल है, शबीर अहमद 32 साल, सभी बफलियाज टोभा पीर गांव के रहने वाले हैं। लेकिन पुरअसरार हालत में जिनकी मौत हुई है, इनमें से कौन से लोग हैं ये कंफर्म हो सका, और ये वही मकामी लोग जिनसे कल पूछताछ हुई थी और कल पुलिस जो फौज है वो इनको अपने कैंप में साथ लेकर गई थी कि आप कोऑर्डिनेशन को और यकीनी बनाएं, या इस ऑपरेशन में जब ह्यूमन एंगल से जांच हो रही थी तो कुछ लोगों को जब हिरासत में लिया गया था, उन्हीं में से ये लोग थे। क्योंकि रात देर गए जो हलचल देखी हमने, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हो, एसडीएम हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर हो, तमाम लोग बफलियाज की तरफ थे जा रहे थे। और खबर यह भी थी कि सूबाई कमिश्नर जम्मू और इसके अलावा डीजीपी आरएस स्वैन भी सुरनकोट थोड़ी देर में पहुंच सकते हैं। इसका मतलब हम ये समझे कि पुरअसरार मौत जो हुई है इसकी कोई भनक लगी है या कोई कंफर्मेशन ऑफिशियली हुई होगी, जिसके बाद ये सारी हलचल देखी जा रही है और इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड हुई है। हाँ जी, उस हवाले से बताऊं, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे इसकी अभी तक किसी ने तस्दीक नहीं की है। डिप्टी कमिश्नर हो, एसएसपी पुंछ हो, वो सारे जो है इसी स्पॉट पर है। और जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, जो इंटरनेट सर्विस जो है बिल्कुल स्लो कर दी गई है। तो आने वाले वक्त में कोई भी डिटेल्स आएंगी वो शेयर की जाएंगी। जी आसिफ, और ये मुगल रोड पर अगर कोई सफर करना चाहे, एनकाउंटर और इसी टेररिस्ट अटैक से मुतल्लिक ये सवाल है कि ये जो आज से बार बार पूछ रहे हैं कि 3 लोगों की पुरअसरार हालत में मौत वाक़या हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा तफसील बताएगा, या ये वही टेररिस्ट स्पॉट है जहां पे ये हमला किया गया था, और इन 3 लोगों की कोई शिनाख्त हुई है, और इन 3 लोगों का कंसर्न जो ताल्लुक है किस एरिया से है, कुछ पता चला? हाँ, जित जमन ये उसी इलाका सावनी से है, सावनी टोपा पीर के
इलाके से जो लोग जिनके नाम सामने आ रही है वही लोग है, लेकिन जिस तरीके से पहले भी ऑफिशियल की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इस वक्त की बात करें तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, एसएसपी पुंछ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ, सारे जो हैं वो इस वक्त जो है उसी स्पॉट पर हैं। तो जो इंटरनेट सर्विस भी जो है बिल्कुल स्लो कर दी गई है। उसके साथ साथ पूरे इलाके को इस वक्त माथरे में लेके उसी स्पॉट को भी ऑपरेशन वहां पे भी चल रहा है, और उसके साथ साथ सुरनकोट के डिफरेंस इलाका में जो है चेकिंग जो है बढ़ा दी गई है और सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। अब अगर कोई मुगल रोड पर सफर करना चाहता है, आकाश दोबारा से कंफर्म कीजिएगा कौन सा रास्ता लेना होगा, क्योंकि जहां से ऑपरेशन की शुरुआत हुई है वो वही पर्टिकुलर एरिया है जहां से मुगल रोड की शुरुआत होती है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? जी सिर्फ मुगल रोड पे जाने वाले वाहनों के लिए जो है सुरनकोट मिर्जा मोड़ में जो एक 0 पॉइंट आता है, वहां से जो बफलियाज की रोड बफलियाज की तरफ लोग जाते हैं उस स्पॉट को बंद कर दिया गया है। वो सारी गाड़ियां जो है इस वक्त भाया फजलाबाद मुगल रोड को डाइवर्ट की हैं, और इस वक्त बड़े पैमाने पे जो है सुरनकोट में भी अलग अलग जगह पे चेकिंग चल रही है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। पुलिस और जो सिविल इंतजामिया इसके आला ओहदेदार सुरनकोट के अंदर खेमाजन है, हमारे जराए बता रहे हैं, और आकाश भी बता रहे थे 3 लोगों की जो पुरअसरार मौत की खबर है इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन होना अभी बाकी है। बस थोड़ी देर में हमें इंतजार रहेगा, शायद पुलिस या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या इस सिलसिले में फौज की जानिब से कोई बयान जारी किया जाए। फिलहाल इतलात हैं कि सूरत हाल पुरअमन है, और इस दौरान ज़रूर इंतजामिया भी पूरे जो चाहे वो ऑपरेशन वाला मकाम हो या फिर पूरे कस्बे की सिचुएशन हो उस पर नज़र रख रही है। और मुमकिन है कि थोड़ी देर में डीजीपी RS स्वैन और उनके साथ साथ IGP जम्मू जो खुद मॉनिटर कर रहे थे चीज़ों को, उनके साथ साथ पुलिस के बाकी ऑफिशियल्स और पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ जो है वो वहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि एहतजाजों का सिलसिला कुछ एक हिस्सों में हमने देखा था, पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे हुए थे इस हमले के बाद, गम गुस्सा काफ़ी पाया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान जो 16 कॉप्स कमांडर हैं वो भी जो हैं इस सूरत हाल की फ़ौज से बाज़ाब्ता मॉनिटरिंग करने के साथ साथ ब्रीफिंग ले रहे थे, खुद मौके पर गए। NIA की टीम जो पहुंची है, मुख्तलिफ एंगल से जांच हो रही है, लेकिन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं। एक शक ज़रूर है कि 4 से 5 लोग जो है शायद उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया होगा, जिस नवीयत से का ये हमला था या जिस हिसाब से फायरिंग की गई है। लेकिन ये जो 3 लोग हैं ये इनकी डेथ हुई है और किस वजह से हुई है, फौरी तौर पर 3 हैं या 2 हैं, इसकी कंफर्मेशन का इंतज़ार रहेगा, और मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी है। लेकिन कशीदगी इलाके के अंदर ना फैले, सूरत हाल पुरअमन रहे, इसके लिए सिविल इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया या जो फौजी हुकाम हैं वो मुसलसल राब्ते में और कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की कोशिश है। यही वजह है कि डिप्टी कमिश्नर चौधरी यासीन हो, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनय कुमार हो, तीनों अफराद की मौत की इतला जो ज़राए से हमें भी मिली थी कि इसके बाद बफलियाज वो पहुंच गए थे, और सूबाई कमिश्नर रमेश कुमार भी सुरनकोट की तरफ रवाना हो चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि जो मुतवफ़ी थे उनके अहले खाना मुबैना तौर पर इलाके में ज़रूर जमा हुए थे, लेकिन माहौल कशीदा ना हो इस पर कोशिशें लगातार की जा रही हैं, और इसलिए किसी भी तरीके से शरारती अनासिर इस सूरत हाल का गलत फ़ायदा ना उठाएं, सोशल मीडिया जो गलत इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, इसके लिए एहतियाती तौर इंटरनेट सर्विसेज भी जो हैं इस पूरे इलाके के अंदर जहां ऑपरेशन चल रहा है बंद है, जबकि आसपास दाएं बाएं हिस्सों में स्पीड ज़रूर स्लो की गई है। मजीद इस पर तफसीलात हम तक पहुंचेंगी, ऑफिशियल कंफर्मेशन होगी तो आपको डिटेल्स इस पर दे दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन के जरिए भी सर्विलेंस हो रही है। रात देर गए ये तस्वीरें आपके सामने, जब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन और तेज किया गया और कई एक लोगों से पूछताछ की गई। अब जो मैक्सिमम लोग, चूंकि एजेंसीज भी आसपास काम करती हैं, जो सिविल एजेंसीज हैं, कई एक जगहों पर जो प्रोजेक्ट्स हैं बफलियाज के आसपास जो हाथ में लिए गए हैं, सड़कों के काम चल रहे हैं बाकी एरियाज के अंदर, या फिर अगर आप मुगल रोड पर जाएंगे तो वहां पर भी तलाशी ऑपरेशन जरूर होगा, लेकिन मुसाफिर भी साथ साथ आसानी से सफर कर सकें वो भी एक कोशिश है। इसलिए जो आकाश बता रहे थे कि जो दूसरा रास्ता है फजलाबाद से होते हुए मिर्जा मोड़ से नीचे वाले रास्ते से आप डाइवर्ट हो जाएंगे और मुगल रोड से जाएंगे, तो मुगल रोड बंद नहीं है, कोई भी इस तरह की अफवाह पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो पुराना रास्ता जहां पर ऑपरेशन चल रहा था, जहां से आप शादरा को कनेक्ट सुरनकोट के साथ करते हैं और सुरनकोट से बफलियाज, उस पर मूवमेंट रोकी गई है एहतियाती तौर पर। मजीद तफसीलात आएंगी तो आपके सामने ये सारी डिटेल्स रख दी जाएंगी। फौज की बात हो रही थी, पुलिस की, तो आगे चलकर CRPF की भी बात करेंगे, लेकिन खबर जरा आपको सांबा से भी बता दें, जहां पर इसी तरह का एक धमाका हुआ, इतलात मौसूल हुई सांबा से
कि एक 19 साल नौजवान की यहां पर भी जान चली गई। एक नौजवान जख्मी हुआ, देर रात उसको जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया और जो जानकारी हम तक पहुंची हमारे नुमाइंदे के जरिए और पुलिस ऑफिशियल्स ने भी इसकी तस्दीक की कि एक ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ब्लास्ट कैसा था, क्या कोई पुराना मोटार शेल था, क्या कोई ग्रेनेड ब्लास्ट था या किसी तरीके से फायर था, ये सारी चीजें जानने की कोशिश हमारी तरफ से भी की गई, मगर एक नौजवान की मौत की तस्दीक अभी तक कर दी गई। गुलिस्तान नुमाइंदा ऋषि खजूरिया के पास भी सांबा चलेंगे। फिलहाल जो जानकारी है, दूसरा नौजवान जिसकी तस्वीर आपके सामने है, देर रात हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा ने इनसे भी गुफ्तगू की जम्मू जब इनको ले जाया गया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इलाके के मकामी लोग हैं, मजदूर हैं और मामूल के मुताबिक कुछ सरगर्मियां चल रही थी। इस दौरान ये वाकया पेश आता है, ये हादसा यहाँ पर हुआ, घटना घटी है। ऋषि खजूरिया के पास चलेंगे। ऋषि, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। ऋषि, क्या डिटेल्स हैं इस इंसिडेंट को लेकर? पुलिस ने क्या कंफर्म किया है सांबा के अंदर, और ब्लास्ट अगर हुआ है तो ये किस नौयत का था, क्या डिटेल्स हैं? देखिए आसिफ, आपको बताना चाहते हैं कि कल देर शाम को दो युवक जो जिला सांबा के सुम ब्लॉक के चांडली गांव के रहने वाले हैं, ये लकड़ी लेने के लिए जाते हैं घर के किसी पर्पस के लिए। थोड़ा जंगल का ये इलाका है और यहीं पर जब ये जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर एक संदिग्ध मोटार शेल जो है ये वहां पर पड़ा हुआ था। ये एक युवक इसमें से इस शेल को उठा लेता है और दूसरे युवक ने शायद इसको बोला कि इसको फेंक दीजिए। तो जैसे ही ये लड़का जो है वो इस शेल को थ्रो करता है तो ये वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और इतना जोरदार धमाका था कि उस युवक की वहीं पर मौके पर ही जो है वो मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरा युवक जो है वो इसमें जो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चांडली का इलाका है जंगल का इलाका है और यहाँ पर फायरिंग रेंज है और अक्सर इस तरह के यहाँ पर जो चीजें हैं वो देखने को मिलती रहती हैं और यहाँ पर एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जिस तरह से उस इलाके में मोटार पहले भी जो वो गिरते रहे हैं, फायरिंग रेंज है, तो जब इन्होंने देखा कि शायद कोई सस्पिशियस चीज यहाँ पर पड़ी है, इन्होंने उसको उठा लिया और उठाने के बाद जब इसको थ्रो करने लगते हैं तो थ्रो करते ही ये वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। पवन सिंह नामक एक जो युवक है जिसकी दर्दनाक मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, 16 से 17 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। वहीं दूसरा युवक जो है ये इंजर्ड होने के बाद लगभग 1-1.5 घंटा वहां पर बेहोश रहा। जब इसको होश आती है उसके बाद जो है ये अपने घर वालों को फोन करता है, उनके साथ संपर्क साधता है, तो उसके बाद वहां पर उनके घर के लोग या तमाम आसपास के जो लोग हैं वो वहां पर आते हैं। उसको फिर फौरन जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया जाता है इलाज के लिए। वहां से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए जीएमसी जम्मू। यानी आप ये बता रहे हैं कि फायरिंग रेंज में जो मोटार शेल पड़ते हैं जिनमें 80 mm 120 mm का होता है, उन पुराने शेल्स में से एक ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल सही कहा आसिफ आपने। यहाँ पर फायरिंग रेंज है और फायरिंग रेंज में आप जानते हैं कि यहाँ पर इस तरह की चीजें जो वो होना लाजमी हो जाती हैं और फायरिंग रेंज को लेकर भी लोगों ने अपनी रिजेंटमेंट जो वो शो की है, क्योंकि जब ये पूरा एपिसोड सामने आया, एसएसपी सांबा बेनाम तो उस मौके पर पहुंचे, उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया, तो वहां पर ये भी लोगों ने कहा कि इस फायरिंग रेंज को यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए क्योंकि रिहायशी इलाका साथ में है। तो उसी को लेकर ये रिजेंटमेंट उनकी तरफ से शो की गई है। लेकिन अब देखना यह है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब ये वहां पर उठाया जाता है शेल को तो दूसरा व्यक्ति शायद ये बोलता है कि इसको फेंक दे, ये हमारे किसी काम की चीज नहीं है। तो फेंकते ही आप इसमें ये कह सकते हैं कि उसमें जो प्रेशर होगा उस ब्लास्ट में, जब ये ब्लास्ट होता है तो उसके बाद जो है वो काफी बहुत बहुत शुक्रिया। पवन सिंह नाम के इस नौजवान की सांबा के अंदर मौत हो गई है, ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ये ब्लास्ट जो ऋषि बता रहे थे कि लकड़ियां इकट्ठी करने गए और इस दौरान एक शेल मिलता है जिसको ये पटकते हैं एक करीबी पत्थर पर और ब्लास्ट होते ही मौके पर एक की जान चली गई। रोशन सिंह जिसकी 29 साल उम्र है, दोनों सांबा से, पवन सिंह भी 19 साल का, ये जान गंवा चुका है। रोशन सिंह जख्मी है और चांदली विलेज है सांबा का जहां पर यह वाकया पेश आया है। सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है तो जरा आगे बढ़ेंगे और बात सीआरपीएफ की भी करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है या कुछ एक हिस्सों में अचानक हम देख रहे हैं फौज को टारगेट कर दिया जाता है। बीजी के अंदर अप्रैल में हुआ, मई 5 को जाकर इसी तरीके से कंडी ब्लॉक में हुआ, राजौरी पुंछ के अंदर इन हमलों के बाद से ही सिक्योरिटी के एतबार से काफी सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में अब ताज़ा तरीन डिटेल्स के मुताबिक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज के लिए सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर के अंदर एडवाइजरी जारी कर दी है। एक तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो एसओपीज हैं उन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। दूसरा ये कहा गया है कि अगर इनपुट मिले तो इसकी पहले तस्दीक करें। आला हुकाम ने कंसर्न लोगों से या सीआरपीएफ के जिम्मेदारान को हिदायत दी कि गैर जरूरी तौर पर जो नकलो हरकत करते हैं अलग मकामात पर जो आप नकलो हरकत करते रहते हैं उससे भी गुरेज किया जाए ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स
यानी सीआरपीएफ, जो फौज और पुलिस के साथ जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों में मसरूफ रहती है, इतलात के मुताबिक अपने ही यूनिट से एडवाइजरी जारी करके कहा है कि वो ऑपरेशन शुरू करने से पहले मालूमात की तस्दीक करें और जुड़वा सरहदी अजला में इजाफी एहतियात बरतें। राजौरी और पुंछ के अंदर बिलखुसूस जहां पर इन दिनों कार्रवाइयां या ऑपरेशन ज्यादा चल रहे हैं। यह एडवाइजरी पुंछ जिले के सुनकोट इलाके में जो डेरा की गली डीकेजी के करीब फौज की गाड़ियों पर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ, एक दिन के उस ऑपरेशन के बाद यह एडवाइजरी सामने आई। साथ साथ ये भी ओहदेदारों ने कहा है कि सीआरपीएफ अपनी तमाम इकाइयों को किसी भी इनपुट पर अगर मिलता है तो उस पर किसी भी तरीके से ब्लाइंड फेथ करके वहां पर अपने लोगों को मशवरा ना दे कि वो कार्रवाई करें, लेकिन पहले अगर इनपुट्स मिलती हैं तो इतलात मुसद्दिका हैं या नहीं है, इसकी पहले कंफर्मेशन होनी चाहिए, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया जाए। पहले तलाशी ऑपरेशन, लेकिन जब भी ऑपरेशन शुरू करें तो मयारी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या एसओपीज जिनको आप कहते हैं, मुकम्मल तौर पर इनके इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इससे क्या होगा कि खुद भी नुकसान से बचेंगे और दूसरा भी, अगर कोई मकामी शहरी होगा वो भी नुकसान से बचेगा। अगर कोई घेरे में या ऑपरेशन में, सर्च ऑपरेशन जहां पर कॉर्डन लगता है, वहां पर अगर कोई गैर जरूरी नकलो हरकत होती है तो उससे बचने में भी मदद मिलेगी और साथ साथ गैर जरूरी तौर पर कोई फायर या नुकसान ना हो, उस चीज से भी बचा जाए। सीआरपीएफ ने इस पूरे खित्ते के अंदर हाई अलर्ट जारी किया है, खासतौर पर फौजियों को राजौरी और पुंछ के इलाकों में कार्रवाई करते हुए जो इजाफी तौर पर टुकड़ियां अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां करती हैं, सख्त एहतियात बरतने की ताकीद की। और इसके साथ साथ सीआरपीएफ यूनिट से कहा गया है कि वो मखसूस इतलात पर मिलिटेंटों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जरूर करें, लेकिन कार्रवाइयों में फौज और पुलिस का साथ दें। उससे पहले इतलात आपके पास 100% कंफर्म्ड हैं या नहीं, ये भी जरा देख कर चलना है। इसके साथ साथ बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल करने को कहा गया है, ताकि जहां भी ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं अपनी हिफाजत को बढ़ा सके। जैसा कल हुआ, बुलेट प्रूफ गाड़ी के बिना ही जहां पर फौजी जवानों को टारगेट किया जाता है, वैसी सूरत हाल से बचने के लिए इस वक्त जोर दिया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा गया कि तफसीली हिदायत आपके पास आए, शिकायतें आए, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज और डोंट्स जो हैं उनका एक खाका तैयार करना है। तमाम फौजी एहलकारों को या जो सीआरपीएफ के लोग हैं उनको नकलो हरकत या कार्रवाइयों के बारे में पहले से ही एक खाका तैयार करके कि कहां कहां जाना है, किस किस हिसाब से ऑपरेशन का हिस्सा बनना है, ताकि एसओपीज के मुताबिक काम चले। फौज पर हालिया हमले की इब्तदाई रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इजाफी हिदायत भी शामिल की गई है और ये देखते हुए कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मिलिटेंट इस तरह की हरकतें करते हैं या अलग थलग मकामात पर फौजियों को निशाना बना रहे हैं, इस खतरे से निपटने के लिए मखसूस जो रहनुमा खतूत हैं वो जारी किए गए हैं। साथ ही ज़राया ने नीम फौजी दस्तों के जो सीनियर अफसरान हैं वो भी बताते हैं कि तमाम कार्रवाइयों के करीब से निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और मालूमात के लिए सरकारी चैनल्स पर भी इन्हिसार करने की तरफ तब्दीली पर जोर दिया है, जिससे मकामी सतह पर जो सूरत हाल है उस पर आप मुकम्मल तफसीलात जमा कर सकेंगे, ताकि डेटा दुरुस्त हो और साथ ही साथ कार्रवाइयों को तक़वियत बख्शी जा सके। अगरचे इस साल राजौरी और पुंछ की जो ट्विंस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इनमें सीआरपीएफ का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। 19 फौजी जवान इससे पहले अलग अलग जगहों पर अपनी जान कुर्बान कर बैठे थे, 5 ये मिलाकर ये 24 से 25 हो गए। लेकिन नीम फौजी दस्ते भी राजौरी और पुंछ पुलिस के अलावा दोनों अजला में मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर मुकाबलों में राष्ट्रीय राइफल्स या एसओजी के साथ होते हैं। तो इसलिए एसओपीज पर या जो मयारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एसओपीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनके मुताबिक काम हो सके, रहनुमा खतूत जारी कर दिए गए हैं बढ़ते ऑपरेशंस के बीच। जम्मू कश्मीर की दीगर खबरों की तरफ जाएं, बात जरा फौज की भी करते हैं, क्योंकि वजारत दिफा की जानिब से एक अहम बयान आया है। दोनों तरफ जो बार बार कहा जाता है कि दो तरह के चैलेंजेस इस वक्त हमारे सामने, एक लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हकीकी कंट्रोल लाइन या जो दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा कहलाती है, भारत पाकिस्तान के साथ जो लगने वाली सरहद है या एलओसी कहलाती है। फौज की तैयारियां बेहतर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। कंट्रोल लाइन वहां पर तशद्दुद की सतह जो केसेस है उसमें बहुत हद तक कमी आई है, इसकी भी तस्दीक पुलिस, सीआरपीएफ और इसके बाद अब जो फौज की जानिब से की गई है या मुसलसल जो की जा रही थी उस पर ये पूरी तरीके से तैयारियां कहां पर किस तरह की फौज की हैं उस पर जानकारी दे दी गई है। 2-3 तरह की चीजें क्लियर हो गई हैं। फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए या जो मौजूदा हाई स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी है उसको बरकरार रखने की बात कही गई है। चीन में लद्दाख के साथ मशरकी हिस्से में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल
और लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ टकराने वाली सरहद है, तमाम सरहदी इलाकों में इस्तेकाम को यकीनी बनाया गया है। सूरत हाल पहले के मुकाबले बहुत बेहतर है और ये बात वजारत दिफा ने साल के आखिर में जायजे की मीटिंग जब ली गई या जायजा इजलास हुआ तो उसके बाद से की गई है। इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इस वक्त चूंकि 2024 में अब आप कदम रखने जा रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट जो 2023 में पूरे साल में क्या कहा, हाईलाइट चीज़ों को किया गया है कि तरबियती जो मयार है उसको बरकरार रखा गया है। एक तो ये कि उन चीज़ों पर फोकस रखा गया है जो मैंने कहा कि सीआरपीएफ के लिए एडवाइजरीज जारी हुई हैं, वैसी सूरत हाल यहाँ पर भी है। मगर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कहीं पर कोई जानी नुकसान गैर ज़रूरी तौर पर ना हो। मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान वहाँ पर फौज ने क्या इकदाम उठाए हैं, वजारत दिफा इसकी तस्दीक कर रहा है। दूसरा, रिपोर्ट ये बताती है कि आला तरबियती मयार को बरकरार रखने के साथ साथ कौमी सलामती के सामने दरपेश चैलेंजेस दोनों फ्रंट्स पर, नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर, सदर्न बेल्ट के अंदर और जो ईस्टर्न पार्ट है लद्दाख का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर, हर जगह सूरत हाल ठीक है। और ये भी इस रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस DGMOs की जो बातचीत हुई थी फरवरी में 24 और 25 तारीख को साल 2021 में, उसके बाद दोनों तरफ से सीज फायर रोकने के लिए कहा गया। इत्तेफाक इस बात पर हुआ कि फायरिंग कहीं से भी नहीं होगी, ना उस तरफ से ना इस तरफ से, लेकिन जब आप फायरिंग करेंगे तो भरपूर जवाब उसका दिया भी जाएगा और दिया गया। इस बात पर जरूर कंफर्मेशन की गई, मगर कहा गया कि जो WMCC की मीटिंग वर्किंग मैकेनिज्म मीटिंग मुनाकिद होती है तो इसके सालाना जो जायजा लिया गया उसमें इस बात की कंफर्मेशन की गई कि सरहदों पर हालात बहुत बेहतर है। शहरी हलाकतों में भी कमी आई, जो सीज फायर वायलेशंस बार बार सरहद पार से होती थी, जवाबी कार्रवाइयां में फिर दोनों तरफ नुकसान होता था और दोनों फरीकों ने फौज के बयान के मुताबिक और अब जाकर वजारत दिफा ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि फौजी और सिफारती मैकेनिज्म के जरिए बातचीत या मुज़ाकरात की रफ्तार को बढ़ाया है। इस अमल को और तेजी से आगे साथ ले जाया गया है ताकि पुरसकून और अमन व अमान की जो सूरत हाल है इन लम्हात में कम से कम रखना डालने की जो कोशिशें होती हैं उससे निपटा जा सके। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में LOC की जो जानकारी दी गई है तो कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इस रिपोर्ट में कि फरवरी 2021 के बाद डायरेक्टरेट ऑफ जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत हुई, फाहम तफहीम हुई, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू की गई और उस गुफ्तगू के बाद जो तय पाया उन मामलात को निपटाने के लिए जो उस वक्त केसेस थे उनको आज के वक्त में किसी भी सूरत में हल करने के लिए फौज ने वैसे ही काम किया जो साल 2023 के इब्तदाई लम्हात में किया था। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2023 नवंबर तक 2 करोड़ से ज्यादा सयाहों की आमद जो रिकॉर्ड की गई है, इसमें बाकी सिक्योरिटी इदारों के साथ, बल्कि सरकार तो 4 करोड़ के आसपास बताती है इस साल, तो इसमें फौज का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। सरहदी बेल्ट के अंदर बाकी हिस्सों में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की बार बार कोशिशें होती थी या होती रही हैं, उस चीज़ से निकालने के लिए फौज की जानिब से भी बड़ा अब तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, एक ज़रूरी खबर आपके सामने रखनी है। अब तक SRO 43 वाले जो अफराद थे, पेंडिंग केसेस जल्द से जल्द निपटाए जाएं, इसके लिए कोशिशें हो रही थी या अभी तक ये इकदाम उठाए जाएंगे या उठाए जा रहे हैं, इस दरमियान फंसे हुए थे। SRO 43 जिसके तहत आप जानते हैं किसको नौकरी दी जा सकती है, हमदर्दाना बुनियादों पर। लेकिन अहम खबर है कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से तरमीम की गई है एक स्कीम में, साल 2022 की ये स्कीम थी और जम्मू कश्मीर में मुकीम जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन पर अगर किसी की खिदमात अंजाम देते वक्त मौत हो गई तो अब आगे किसको हमदर्दाना बुनियादों पर उसकी तकर्री हो। एक तो उस पर जो डिपेंडेंट लोग थे या आप कह सकते हैं जिनके पास मुकम्मल कागजात होंगे, या एक शख्स की अगर मौत हो जाती है तो उसके बाद से ही उसका जो नेक्स्ट ऑफ किन जिसको आप कहते हैं उसको हमदर्दाना तकर्रियों उसकी तकर्री होगी, उसको नौकरी मिलेगी, वो इसके अहल होगा। एक तो ये क्लियर कर दिया गया। दूसरा, इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम 2022 थी उस स्कीम में तरमीम करने का फैसला लिया है और इससे 2-3 चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह सरकार की तरफ से कर दी गई हैं कि जो हलाक होने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं या दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस ना होने की तस्दीक होती है, वो पहले इंतजामी सतह पर टॉप ऑफिशियल्स करते थे। अब ये इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर के पास भी रहेंगे कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट से किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कोई शिकायत मौसूल होती है कि वह या मुल्क या रियासत मुखालिफ किसी सरगर्मी में मुलव्वस है, तो ये जो जम्मू कश्मीर सरकार ने इस स्कीम में तरमीम की है, अब डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात दिए गए हैं कि मुलाजमीन सही हैं या गलत, तहकीकात जो होगी या इंक्वायरी होगी
वो अपनी जगह पर तस्दीक डिप्टी कमिश्नर भी करेंगे। और ये जो बहाली की एक इमदादी स्कीम थी 2022 की, इसमें तरमीम को मंजूरी सरकार की तरफ से दे दी गई है। और एक तो जो जम्मू कश्मीर के अंदर नीम फौजी दस्ते हैं या सिक्योरिटी के एहलकार हैं, उनकी ज़ेर कफालत अफराद हैं, उनको डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचेगा। जो SRO 43 में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर की गई थी कि अगर हाजिर सर्विस कोई मुलाजमीन नेचुरल डेथ किसी की होती है तो आगे कैसे किसी जो उसके ज़ेर कफालत अफराद थे उनका कैसे ख्याल रखा जाए, उस पॉलिसी के मुताबिक सरकार ने ज़रूर काम किया था। मगर अब ये जो तब्दीली की गई है ये बहुत सारे लोगों को कवर करेगी सरकार के मुताबिक। और जो ज़ेर कफालत अफराद हैं, अगर किसी की मौत हो जाती है तो उनके लिए भी हमदर्दाना तकर्रियों के लिए रास्ता हमवार हो गया है इस स्कीम के जरिए। ज़रा और इस पर बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, कैसे ये मुराद अब आगे बढ़ेंगी? स्कीम जो है पर्टिकुलरली इससे पहले भी हमने देखा था कि जो मिलिटेंसी से मुतासरा अफराद हैं, बहुत सारे लोग सर्विसेज के दौरान नेचुरल डेथ जिनकी होती हैं, उनके आगे जो लोग हैं नेक्स्ट ऑफ किन है, उनका ख्याल रखा जाता था। अब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं या पुलिस के जो अफसरान हैं, एहलकार हैं, उनके बच्चे आगे होते हैं, उनका कोई ज़ेर कफालत अगर फ़र्द है, उसका ख्याल सरकार अब इस स्कीम के जरिए कह रही है कि हमने एक इख्तियारात जो है उनको एक्सटेंड एक तरह से कर दिया है और डिप्टी कमिश्नर का रोल भी एक जगह बढ़ा दिया गया है। क्या मुकम्मल तफसीलात हैं और कैसे लोगों को मुराद इस स्कीम के जरिए मिलेंगी? हाँ, देखिए, जहाँ तक इस स्कीम की हम बात करें, ये रिहेबिलिटेशन स्कीम सन 2022 में मुतारफ कराई गई थी और इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज के जवानों को इससे इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन अब ये बात क्लियर कर दी गई कि अगर कोई जवान जिसका डोमिसाइल है और वो डोमिसाइल के दायरे में आता है, उसके लिए ये दरवाजे खोल दिए गए हैं कि अब उनका भी इस स्कीम के तहत उनके जो लवाहिकीन है उन्हें किसी न किसी तरीके से कंपनसेट किया जाएगा। और ये कंपनसेशन का दायरे इख्तियार जो है वो कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर से उनको दे दिया गया है। इसके साथ साथ जो एक मेजर इसमें कंपोनेंट है वो ये है कि अब डिप्टी कमिश्नर्स को ये भी इख्तियार दे दिया गया है कि वाइल्ड गोइंग थ्रू प्रॉपर वेरिफिकेशन चैनल्स, अगर ये पता लगता है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम ये माजी में किसी भी तरीके से एंटी मिलिटेंट एक्टिविटीज में रहा है, मिलिटेंसी को प्रमोट करता रहा है, तो उसके नेक्स्ट किन्स को, किड्स एंड किन्स को, जो उसके इमीडिएट वारिसीन है, उन्हें इस स्कीम के दायरे में नहीं लाया जाएगा। ये भी एक चीज इसमें बड़ी क्लियर कर दी गई है। और तीसरा ये भी है कि बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें ये भी है कि जो सबसे अहम था वो यही था कि लास्ट टाइम जब ये स्कीम लाई गई थी तो इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस और दीगर चीजें देखी गई थी, लेकिन लाइन जो बॉर्डर लाइन एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के दौरान मारे जाएंगे सिक्योरिटी के जवान, उनके लिए एक रियली एक बड़ी राहत है, जिसमें आर्मी है, नेवी है और दीगर एजेंसियां हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से दी गई है। क्योंकि अब अच्छी खासी तादाद में जम्मू कश्मीर के नौजवान भी देश की मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज में काम करते हैं, चाहे वो नेवी है, आर्मी है, BSF है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है। तो उनके कहीं ना कहीं ये परेशानी बाद में रहती थी कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से उन्हें माकूल मुआवजा नहीं दिया जाता था, और ये मुआवजा, ये दरवाजा जो है वो खोल दिया गया है। ये एक जो सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर मुलाजमीन की छुट्टी भी करती थी और कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रूल्स के मुताबिक काम होता है और आर्टिकल 311 2C के तहत ये कार्रवाई होती थी, तो क्या उन एम्प्लॉयज़ को अगर हटाया जाता है ये उनके लिए भी डिप्टी कमिश्नर तस्दीक करेगा, या अगर मुलविस होने की कोई खबर है या नहीं है, या फिर ये बाकी मुलाजमीन की जिनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग जगहों पर शिकायतें मौसूल होती हैं? सवाल अपना जरा दोबारा बताएं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुलाजमीन को जब हटाती है तो आर्टिकल 311 2C सेक्शन का हवाला देती है। उन मुलाजमीन को अगर हटाए जाने का फैसला होता है, वहां पर फिर अदालत जाने का भी कोई रास्ता इन मुलाजमीन के लिए नहीं रहता है, जहां हुकूमत के पास इख्तियारात हैं। क्या उन केसेस में भी डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात हैं कि वो भी तस्दीक करेगा किसी के मुलविस होने या ना होने की? देखिए, अगर आप बेसिकली देखें तो फाइलें बेसिकली डिप्टी कमिश्नर से होते ही जाती थी और फिर हाई पावर्स जो कमेटी बनाई गई थी चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में, वो वेट करती थी और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया उसकी ऑर्डर जारी करती थी या LG ऑफिस उसका ऑर्डर जारी कर देता था। लेकिन यहाँ पर जो 2 लाइनें इंक्लूड कर दी गई है वो ये कर दी है कि जब भी कंपनसेट अपॉइंटमेंट करनी हो किसी भी आदमी के लिए जो इस SRO के दायरे में आता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा
जरूरी है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए, एम्प्लॉय का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए, और वो सारी जिम्मेदारी जो है वो डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई है। तो कुल मिलाकर डिप्टी कमिश्नर्स को रोल पहले भी तयन था, पहले भी जब कंपलसरी अपॉइंटमेंट्स होती थी, SRO की अपॉइंटमेंट्स होती थी, तो डिप्टी कमिश्नर्स और कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स इस बात की तस्दीक करते थे कि जिस शख्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है क्या ये किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में तो नहीं है। लेकिन अब की बार दोनों चीजें करनी है, एक जिसको हम नौकरी दे रहे हैं सरकार की तरफ से उसके लिए भी कैरेक्टर वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो इस दुनिया से चला गया है, चाहे वो एजेंसीज के साथ काम कर रहा था, सिविल सर्विसेज में काम कर रहा था, उसके लेफ्ट राइट भी तमाम तर शवाहिद को पहले लिया जाएगा और उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक अहम फैसला, जिसके मुताबिक रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम 2022 में अमेंडमेंट कर दी गई है, संशोधन हो चुका है, तरमीम कर दी गई है, और इससे जो हलाक होने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं या जिनकी मौत हो जाती है, फौत होने वाले जो एहलकार हैं, अगर कोई उनकी मुल्क या रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस होने की तस्दीक हुई या नहीं हुई, ये डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात दिए गए हैं। साथ ही साथ जो हमदर्दाना तकर्रियाँ होती हैं, जो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स जिनको आप कहते हैं, कोई अगर इस दुनिया से चला जाता था तो आगे किसी उनमें से किसी को दी जाती थी। लवाहिकीन के लिए एक तरह से अच्छी खबर है, और इस स्कीम में हमदर्दाना तकर्रियाँ जो थी उसके अहल वो लोग होंगे जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुकीम सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनको भी इसमें ऐड किया गया है, जो अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ करते हैं। तो आगे जो उनका डिपेंडेंट्स ऑफ डोमिसाइल, या आप कह लीजिए जो एक तरह से उन पर ज़ेर कफ़ालत अफराद हैं, जो सिर्फ इन्हिसार उन पर करते थे, जिनके सर से साया उठ गया, या वो शख्स जो उनके लिए घर चलाने का या रोजी रोटी का जरिया बनता था, तो आगे उन लोगों के लिए भी रास्ता साफ किया गया है जो उनके लवाहिकीन होंगे। चलिए, प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो कुछ और खबरें आपके सामने रखनी है, इंपॉर्टेंट अपडेट हाईवे से आपको देना है, और वालिदैन के लिए भी एक राहत की खबर है, स्कूलों पर शिकंजा कसा गया है। डिटेल्स ब्रेक के उस पार, हमारे साथ रहें।